Okay, people, we are actually doing some basic concepts of organic chemistry. और इसमें हमने तमाम चीजें पढ़ी हुई है। आपका आइसोमेरिज्म थोड़ा सा कवर किया है, टॉटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म वगैरह वगैरह, ठीक है। और लंबा चैप्टर है, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स जो होंगे आपके वो रिपीट होंगे, ठीक है। आप लोगों ने नया ज्वाइन किया है तो आई विल ट्राई टू बेसिकली गो बैक एज मच एज आई कैन, लेकिन बाकी का मैंने वीडियो लेक्चर्स भी अपलोड किया है इस चैप्टर पे, आई विल सेंड इट टू यू। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम पढ़ते क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं तो उनके एक रिएक्शन मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है, उनके आइसोमेरिज्म्स के इफेक्ट हैं, टॉटोमेरिज्म वगैरह है, मेटामेरिज्म वगैरह है, और भी तमाम सारी चीजें हैं। क्या पूरी ऑर्गेनिक क्या पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम इस चैप्टर में कवर कर सकते हैं? डेफिनेटली नॉट, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, जैसे आप 12th में जब जाएंगे तो 12th में आपका ऑर्गेनिक पोर्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे आपके 11th में ज्यादा करके दोनों भी बोर्ड्स में, ठीक है, आपका ज्यादा करके फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में आपका आ गया सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, फिर आ गया आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सारे आपके फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट हो जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये 1-2 चैप्टर ही है, हाइड्रोकार्बन्स का 1-2 चैप्टर है, लेकिन 12th में ऑलमोस्ट आपके केमिस्ट्री का 60 to 70% ऑर्गेनिक होगा। और वहां पे प्रॉब्लम ये होता है कि आप इन कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल नहीं कर पाएंगे अगर आपने इनको ठीक से पढ़ा नहीं होगा तो, ठीक है। सो इट विल बिकम डिफिकल्ट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पे अटेंशन एज वेल एज अप्लाई एज मच एज यू कैन, क्योंकि इतने सारे रिएक्शंस होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि उनका एकदम कॉन्क्रीट जो बेसिस है वो अगर क्लियर नहीं रहेगा तो कंफ्यूजन्स क्रिएट होंगे, ठीक है। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट सम बेसिक प्रिंसिपल्स आउट हियर। तो ये क्वालिटेटिव एलिमेंटल एनालिसिस है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटेटिव एलिमेंटल एनालिसिस, ठीक है। वी विल सी, यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन आता है, ठीक है। वी विल सी व्हाट इट इज, ठीक है। सो क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझो भाई साहब, ये ऑर्गेनिक डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या चीजें होंगी भाई? कम से कम कार्बन तो होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कम से कम कार्बन तो होगा। देयर विल बी हाइड्रोजन एज वेल, देयर कैन बी ऑक्सीजन एंड देयर कैन बी अदर एलिमेंट्स एज वेल। तो कौन सा एलिमेंट कितने परसेंटेज में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं भाई साहब डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड, ठीक है। इसको हम बोलेंगे डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो परसेंटेज वाइज कितना कौन सा एलिमेंट किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है, इसका डिटर्मिनेशन अभी हम सीखने वाले हैं, ठीक है। ओके, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर कार्बन और हाइड्रोजन का ही इन्वॉल्वमेंट है, अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है, जैसे एल्केन्स हो सकता है, एल्कीन्स हो सकता है या एल्काइंस हो सकता है, तो यहाँ पे बेसिकली ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर देयर। आपको ये नहीं मालूम है कि कितने परसेंटेज में कार्बन है और कितने परसेंटेज में हाइड्रोजन है, सो यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, ठीक है। सो लेट्स से यू नो दैट x अमाउंट ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट एंड y अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, ठीक है। कभी भी तो ये बेसिकली जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वी नो ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर बेसिकली व्हाट? एक्सीलेंट फ्यूल्स, है ना भाई साहब, दे आर एक्सीलेंट फ्यूल्स। आपका भाई साहब जैसे समझ लो ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन एक एक्सीलेंट फ्यूल है, मीथेन एक एक्सीलेंट फ्यूल है, ऑल दीज आर बेसिकली फ्यूल्स। व्हाई आर दे एक्सटेंसिवली यूज्ड एज फ्यूल्स? बिकॉज दे प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, एट द सेम टाइम दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, बहुत काम का फॉर्मूला है, क्योंकि इस फॉर्मूले पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। सो व्हाट डज दिस फॉर्मूला स्टेट? CxHy plus x plus y by 4O2 is equal to x CO2 plus y by 2 H2O. हमेशा किसी भी हाइड्रोकार्बन का जो बर्निंग होता है, देखो प्रोसेस ऑफ बर्निंग, वेयर डज इट हैपन? प्रोसेस ऑफ बर्निंग कब चालू होगा? अरे कब चालू होगा भाई साहब? ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एकदम टुन्नू मुन्नू से जब तुम लोग थे तो पढ़ा था ना भाई साहब, एक कैंडल जल रहा है, उसके ऊपर हमने ग्लास रख दिया, बुझ गया भाई साहब। क्यों बुझ गया? क्योंकि उसको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही है, ठीक है। आपके घरों में जो गैस होता है, ठीक है, आपके घरों में जो गैस होता है, ये फ्लेम है ना भाई साहब, ऐसा, ठीक है। इसके ऊपर आप कढ़ाई चला के भाई साहब जो भी पका रहे होंगे, ठीक है। अगर आपकी कढ़ाई काली होनी चालू हो जाए, ठीक है, इफ लेट्स से इट स्टार्ट्स ब्लैकनिंग, देन यहां पे आप ये जो होल्स हैं इनमें कोई ना कोई जाम हो गया है,
क्यों? ये होल्स बेसिकली है किस लिए? वाई आर दीज होल्स देयर? में गैस तो बाहर आएगा ही, गैस के बाहर के लिए नहीं है ये, ठीक है? ये ऑक्सीजन के साथ गैस कंबाइन कर सके। जो गैस आपका गैस सिलेंडर से निकल रहा है, एलपीजी जिसको हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, ये गैस आपका बर्न नहीं करेगा जब तक इसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ये जो होल्स हैं, दे आर बेसिकली अलाउइंग द ऑक्सीजन टू एंटर एंड अलाउ द गैस टू बर्न। समझ में आ रहा है ये? तो अगर आपका भाई साहब यहां पे कोई भी कढ़ाई काली होनी चालू हो रही है बॉटम से, तो इसका मतलब इसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, मतलब आपके इस बर्नर को खोल के इसको साफ करना जरूरी है, ठीक है? इट इज नॉट गेटिंग, तो यहां पे क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रहा है, और इनकम्प्लीट कंबस्शन के चलते यहां पे काली आएगी, काला हो जाएगा ये, ठीक है? इट स्टार्ट्स, तो ये इनकम्प्लीट कंबस्शन बेसिकली सूटी फ्लेम बोलते हैं हम इसको, ठीक है? तो इसमें सूट जमा होना चालू हो जाता है, दिस इज बेसिकली सूट, ठीक है? तो ये सूट जमा होना चालू हो जाता है, तो ये एक इंडिकेशन है कि इट्स टाइम टू बेसिकली गेट योर गैस बर्नर क्लीन, ठीक है? खैर, यहां पे देखो आपका कोई हाइड्रोकार्बन है विच इज C6H5, CX है भाई साहब, HY है। इसको हमेशा आप बैलेंस किससे करेंगे? O2 से, क्योंकि भाई साहब जब तक किसी हाइड्रोकार्बन को O2 नहीं मिलेगा वो बर्न नहीं करेगा, ठीक है? क्लियर है? सिंपल, ठीक है? सो ये X प्लस Y/4 ये हो गया आपका O2, दिस विल फॉर्म XCO2 प्लस Y/2 H2O, ठीक है? CXHY प्लस X प्लस Y/4 O2, ठीक है? दिस विल गिव यू हाउ मच? XCO2। इसको ऐसे याद रखो, CX है मतलब XCO2 भाई साहब होना ही होना है, ठीक है? और प्लस Y/2 H2O। Y/2 H2O क्यों? क्योंकि यहां पे देखो HY है, तो ये 2 और 2 कैंसिल होगा तो कितना Y आ जाएगा? कितना H आ जाएगा? YH आ जाएगा। ये 2 और 2 कैंसिल होगा ना भाई साहब, तो कितना हो गया? HY हो गया। तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड में HY है ना, सिर्फ तुमको इस चीज को याद रखना है, बाकी तो इजी है। याद करने का तरीका बता रहा हूं क्योंकि ये सवाल आपको आगे चल के भी हॉन्ट करेगा, ठीक है? ओके भाई साहब, यहां पे है आपका, देखो इसको सवाल को मतलब इसको याद रखने का तरीका देखो, CXHY हो गया, इट मींस X एटम्स ऑफ C एंड Y एटम्स ऑफ H, ठीक है? प्लस लेट्स से आपको यहां पे आपको सिर्फ इसको याद रखना है, ठीक है? अभी हमारा यहां पे बाय डिफॉल्ट क्या फॉर्म होगा? XCO2 फॉर्म होगा, ठीक है? और बाय डिफॉल्ट यहां पे मेरा H कितना है? Y एटम्स हैं, तो H2O फॉर्म होगा, तो ऑब्वियसली Y/2 होगा ना भाई साहब, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल होगा तो आपका HY आ जाएगा, ठीक है? अब तुम मुझे बताओ, अगर तुमको याद नहीं आ रहा है कि भाई ये समझ में आ गया, CXHY प्लस सर्टेन अमाउंट ऑफ O2 इज गोइंग टू गिव यू, क्योंकि ये तो आपको भाई साहब XCO2 प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। यहां पे अगर X है कार्बन एटम्स, तो यहां पे भी आपके X कार्बन एटम्स तो आने ही आने हैं, ठीक है? वो तो आएंगे ही, झग मार के आएंगे ही वो, ठीक है? यहां पे कितना है भाई साहब? HY है, तो यहां पे भी भाई साहब आपका HY होना चाहिए। अब यहां पे आपको मिल रहा है H2O मतलब ये Y/2 और 2 कैंसिल होगा और YH आ जाएगा, तो इसको आपको Y/2 ही लेना पड़ेगा। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? नाउ लेट्स से यू डोंट रिमेंबर हाउ मच ऑफ O2 हैज टू बी एडेड, लेट्स से फॉर्मूला इतना क्लियर है, तो अगर आपको देखना है यहां पे देखो आपने कितना O2 इधर है, बताओ कितना O2 इधर है? X, और यहां पे कितना है? 2, तो कितना हो गया भाई साहब? X नहीं, X डिवाइड बाई 2 कैसे होगा? 2X हो जाएगा ना, X डिवाइड बाई 2 नहीं होगा, 2X हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? 2 ऑक्सीजन है और X, ठीक है? प्लस यहां पे बोलो कितना हो गया? Y/2 O है कि नहीं भाई साहब? Y/2 O, ओके। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, यहां पे 2X, अगर मैंने इसको प्लस किया, देखो 2X प्लस Y/2 O, ठीक है? Y/2 2X प्लस Y/2, अभी मेरा यहां पे कितना है? देखो O2 है ना भाई साहब, O2 है, तो इस 2 को इस X से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? X। भाई साहब समझ में आ रहा है? यहां पे कितना आ जाएगा? ये 2 है ना, मेरे को यहां पे O नहीं है, यहां पे 2 है ऑलरेडी। समझ में आ रहा है ये? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? इसको मैं डिवाइड करूंगा 2 से। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? देखो O2 है मतलब 2 एटम्स ऑक्सीजन के हैं, तुमको टोटल कितने एटम्स चाहिए भाई साहब? तुमको कितने टोटल एटम्स चाहिए? 2X प्लस Y/2 ऑक्सीजन के एटम्स चाहिए, मतलब O के एटम्स चाहिए। तुम्हारे पास O2 अगर यूज करना है तो इसका आधा करना पड़ेगा, है ना? तो इसका आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो? X प्लस Y/4 O2। अब भाई साहब इस X को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 2X। इस Y/4 को 2 से मल्टीप्लाई कितना कर, अगर Y/4 को तुम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना आ जाएगा बोलो? Y/2।
आर वी क्लियर अबाउट दिस? इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाइए, आराम से याद हो जाएगा। क्लियर है? CxHy plus certain amount of O2 gives you XCO2 plus Y/2 H2O is X part here explained। क्या ये आपका एक्सप्लेनेशन क्लियर है? Y/2 H2O, क्या ये एक्सप्लेनेशन क्लियर है? अभी आप यहां पे जितना O2 होगा यहां पे भी उतना ही O2 होगा, यहां के O2 को ऐड कर लो भाई साहब, यहां पे हो गया 2xO2 और भाई साहब Y/2 O2, ठीक है, Y/2 O2 भाई साहब। तो अगर मैं यहाँ पे O2 कर रहा हूं तो मुझे क्या चाहिए? मुझे यहाँ पे कितना O2 चाहिए, कितना ऑक्सीजन चाहिए? 2x प्लस Y/2 चाहिए। यहाँ पे मेरा 2 ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे जो भी आ रहा है उसका आधा ले लूं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 2x का आधा हो गया x, Y/2 का आधा हो गया Y/4। x प्लस Y/4 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं मुझे कितना मिलेगा बोलो? 2x प्लस Y/2 O2। क्लियर है? ये परफेक्टली बैलेंस इक्वेशन है। ये आपका इक्वेशन जो है तो बर्निंग ऑफ अ हाइड्रोकार्बन है, बर्निंग ऑफ अ हाइड्रोकार्बन है। तो अगर किसी हाइड्रोकार्बन में आपको ये पता चल जाए कितना आ रहा है और ये पता चल जाए कितना आ रहा है, तो आपको क्या पता चल रहा है? आपको x और y की वैल्यू पता चल रही है, और इस x और y की वैल्यू को बैलेंस करते हुए आप अमाउंट ऑफ कार्बन इन द हाइड्रोकार्बन एंड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इन द हाइड्रोकार्बन दोनों भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? कोनो डाउट नहीं? ठीक है, आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे कंबस्शन ट्यूब है, प्योर ड्राई ऑक्सीजन डाला है हमने, ठीक है, यहाँ पे कंबस्शन ट्यूब है, सैंपल प्लैटिनम बोर्ड है, यहाँ पे भाई साहब Cu पैलेट से फर्नेस है, यहाँ पे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड पोटेश एलियम ये ग्रैंड ट्यूब हो गया। अपैरेटस फॉर द एस्टिमेशन ऑफ CNH, बहुत लंबा चौड़ा एक अपैरेटस है, ठीक है, इसमें हमको फिलहाल नहीं जाना है, कैलकुलेशन पार्ट को देखना है, ठीक है, वी विल सी द कैलकुलेशन पार्ट। सो लेट द मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कितना है? m ग्राम से, ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोई CxHy कुछ तो है, इसका मास कितना है? m ग्राम है। मास ऑफ वाटर भी m1 ग्राम एंड मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी m2 ग्राम। तो आपके किसी भी हाइड्रोकार्बन के बर्निंग से आपको दो प्रोडक्ट्स मिलती हैं, क्या क्या? H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने भाई साहब m ग्राम के हाइड्रोकार्बन को जब बर्न किया, व्हेन यू बेसिकली बर्न्ड m ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन, व्हाट डिड यू गेट? m1 मास ऑफ वाटर एंड m2 मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? चलिए भाई साहब, ठीक है, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर विल कंटेन कितना भाई साहब? 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? H2O है भाई साहब, देखो H2O, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 2 into 1 plus 1 into 16, so that will be how much? 18 atomic mass unit। तो इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा बाबा रे बाबा? 18, ठीक है, 18 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल ऑफ H2O बच्चा बाड़ी कितना होगा? 18 ग्राम का, ठीक है, 1 मोल ऑफ H2O विल बी 18 ग्राम्स। सो 18 ग्राम्स ऑफ वाटर में हाइड्रोजन कितना है? 2 ग्राम का, सिंपल दिख ही रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब, तो m ग्राम ऑफ वाटर विल कंटेन हाइड्रोजन हाउ मच? 18 by 2, नहीं भाई 2/18 होगा ना, 2/18 इंटू m1, यूनिटरी मेथड करो भाई साहब। 1 ग्राम कितना होगा? 2/18, ठीक है, तो m1 ग्राम कितना हो जाएगा? 2m1/18 है ना, तो दैट इज m1/9। क्लियर है? आर वी क्लियर अमंग दिस वन पीपल? ओके, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब 2 into m1/9 ऑफ हाइड्रोजन। यहां तक क्लियर भाई साहब? क्लियर? ओके 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 ओके। कैलकुलेशन, m ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसका मतलब इतना, तो ये हाइड्रोजन कहां से आ रहा है? ऑब्वियसली ऑर्गेनिक कंपाउंड से आ रहा है, ठीक है। अगर मैंने बोला कि भाई साहब m1 ग्राम ऑफ वाटर इवॉल्व हुआ है, तो मैंने क्या फाइंड किया कि इस m1 ग्राम में हाइड्रोजन कितना है, और ये हाइड्रोजन कहां से आ रहा होगा? ऑब्वियसली आपके हाइड्रोकार्बन से आ रहा होगा, ठीक है। तो द m ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन 2 into m1/18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड विल कंटेन हाउ मच? दिस विल बी द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ओके ओके ओके। सिमिलरली 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन। कैसा कैसा कैसा? कार्बन डाइऑक्साइड भाई साहब, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, दिस विल बी 12 into 1 plus 2 into 16, so that will be 12 plus 32, that is 44 atomic mass unit। इस 44 atomic mass unit को हम किस में कन्वर्ट करते हैं?
ग्राम एटॉमिक मास में, सो हमको कितना मिल जाएगा 44 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू हाउ मच पीपल 44 ग्राम्स। ठीक है, तो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स हाउ मच, दिख ही रहा है हमको भाई साहब 12 ग्राम किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, सॉरी कार्बन का। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो M2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल कंटेन हाउ मच 12 इंटू M2 बाई 44। ओके ओके ओके, ग्राम ऑफ कार्बन। तो आपका भाई साहब M ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन्स हाउ मच 12 इंटू M2 ग्राम by 44 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, सो 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड विल कंटेन दिस मच परसेंटेज ऑफ कार्बन। संक्षिप्त में फिर से एक बार देख लेते हैं। आपका कोई हाइड्रोकार्बन है भाई साहब, दिस इज बेसिकली अ हाइड्रोकार्बन, कुछ रहेगा हाइड्रोकार्बन। यहां पे कितना आया था बोलो, x प्लस वाई बाई 4। ठीक है, O2, तुम लोग इसको याद ही कर लोगे ना, मालूम। ठीक है, तो ये हो गया आपका XCO2 प्लस वाई बाई 2 H2O हो गया। ठीक है, ओके, अभी तुमको समझ लो ये वाला मास तुमको दिया हुआ है, यहाँ पे इसका, ये जो हाइड्रोकार्बन है इसका मास कितना है m। ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ है, लेट्स से इसका मास कितना है m2, और ये जो वाटर इवॉल्व हुआ है इसका मास कितना है m1। तो अभी तुमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, कार्बन का परसेंटेज और हाइड्रोजन का परसेंटेज इन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। कोई एक एक्सपेरिमेंट हुआ है जिसमें तुमने m ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन को बर्न किया, तो तुम्हारा फॉर्मेशन क्या हुआ, M2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड M1 ग्राम ऑफ वाटर। नाउ फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन यू हैव टू बेसिकली फाइंड आउट व्हाट, हाउ मच ऑफ परसेंटेज। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का बेसिकली परसेंटेज कितना है। ठीक है, दैट इज व्हाट यू हैव टू बेसिकली फाइंड आउट। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बोलो, बोला भला 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 भला, व्हाट कैन बी राइट हियर? पहले क्या लिखेंगे बोलो, अरे बोलो ना, बोलो जल्दी से। यहां पे कितना ग्राम आपका M2 कितना हुआ है, M2 है ना, दिस इज बेसिकली M2। तो M2 ग्राम, पहले हम यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक वेट कितना है बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड का भाई साहब एटॉमिक वेट है कितना, 44 ग्राम। ठीक है, जिसमें कार्बन है कितना 12। कैसे आया भाई साहब, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 12 प्लस 2 इंटू 16, 12 प्लस 32 दैट इज 44। ठीक है, तो यहां पे आपका भाई साहब कितना हो गया, कार्बन कितना हो गया भाई साहब 12 ग्राम। ठीक है, ओके, तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब? ओके, तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, M2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 12 इंटू M2 अपॉन 44 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? तो इतना कार्बन है किसमें, M2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, मतलब M2 यहां पे आया ना, तो इसमें से कितना कार्बन होगा, इतना कार्बन होगा भाई साहब। अभी टोटल आपका परसेंटेज इसमें कितना हो जाएगा, इसका मतलब ये वाला सारा कार्बन कहां से आया होगा, इससे ही आया होगा, तो इसका परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन विल बी हाउ मच, 12 M2 अपॉन 44 अपॉन M इंटू 100%। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, इतना कार्बन, टोटल मास ऑफ कंपाउंड M इंटू 100। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? सो दिस विल बी वॉट एवर 12 इंटू M2 बाई M इंटू 100%। ठीक है, इसी तरह से भाई साहब हम समझ लो M1 दिया हुआ है हमारा वाटर का, तो आपको मालूम है वाटर का एटॉमिक मास कितना, 18 ग्राम ऑफ H2O कंटेन्स हाउ मच, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सो देयरफॉर M1 ग्राम ऑफ H2O विल कंटेन 2 बाई 18 ग्राम ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन। ठीक है, 2 बाई 18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सो आपका यहाँ पे भाई साहब कितना हो जाएगा, 2 बाई 18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, तो M1 ग्राम कितना कंटेन करेगा, 2 बाई 18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? हाउ डू वी फाइंड दिस आउट नाउ? तो इसका मतलब आपका परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन द कंपाउंड विल बी, सॉरी यहाँ पे आपका M1 2 इंटू M1 है ना, 2 इंटू M1 बाई 18। क्लियर है? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2M1 बाई 18 अपॉन M इंटू 100%। ठीक है, सो दैट विल बी 2M1 इंटू 100
बाई m इंटू 18। क्लियर हम पीपल, हम क्लियर, हम एकदम क्लियर, हम बहुत बढ़िया। 1 मिनट में आया मैं। ओके सो इस तरह से समझो, यहाँ पे आपको सवाल दिया हुआ है 0.224 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन कंप्लीट कंबस्शन, मतलब भाई साहब इसका कुछ नहीं बच रहा है, पूरा का पूरा कंबस्शन हो रहा है, गिव्स 0.126 ग्राम ऑफ वाटर एंड 0.28 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डिटरमिन वेदर द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन, डिटरमिन द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इन द कंपाउंड। सवाल करना है। ओके सो कितना है भाई साहब 0.25, ये आपका कितना है टोटल पर आपका कंपाउंड का मास कितना है भाई साहब, कंपाउंड का मास है 0.224 ग्राम्स, ठीक है, गिव्स 0. तो आपका वाटर जो फॉर्म हो रहा है वो कितने का है भाई साहब, वाटर का मास लेट से हमने M1 लिया, इट्स हाउ मच 0.126 ग्राम, एंड दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का लेट से हमने M2 लिया, दैट इज हाउ मच 0.280 ग्राम, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे वाटर का अगर देखते हैं तो 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स कितना, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन भाई साहब, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ वाटर विल कंटेन हाउ मच, 2 ग्राम अपॉन 18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे कितना है 0.126 ग्राम ऑफ वाटर विल कंटेन 2/18 इंटू 0.126 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है, क्लियर 2 1 जा 2 2 9 जा 9 से ही जाएगा क्या, 6 7 8 9 6 7 8 9 हाँ जाएगा ना भाई साहब, 9 1 जा 9 9 4 जा 36, तो कितना हो गया भाई साहब 0.014 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका मतलब भाई साहब इसमें इसका देखो वाटर है ना, तो इतना कितने हाइड्रोजन से आया रहेगा, इतने हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन इज बेसिकली, ठीक है। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना हो जाएगा 0.014 अपॉन द टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, दैट इज हाउ मच 0.224 इंटू 100%, ठीक है। टन तो आपका 14 2 7 जा 14 2 11 जा 22 1 जा 7, हाँ ये जाएगा ना 7 1 जा 7 और कितना आ रहा है वैसे 6 7 6 जा 42, ठीक है। तो 100 अपॉन 16 4 4 जा 16 4 25 जा 100, तो ये हो गया आपका कितना 6.5%, ठीक है ना, 6.5% आपका हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो आपका कार्बन कितना होना चाहिए, अगर सिर्फ कार्बन ही है इसमें तो कितना और होना चाहिए भाई साहब 93.5% कार्बन होना चाहिए, ठीक है, विल सी, ठीक है। ओके अभी हमारा आता है भाई साहब 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स हाउ मच 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना है, तो 1 ग्राम ऑफ कार्बन विल कंटेन हाउ मच 12/44 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। कितना यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ है भाई साहब 0.280, ठीक है, 0.280 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल कंटेन 12/144 इंटू 0.280 ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 002 144 इंटू नहीं 144 है ना, ये 12 1 जा 12 12 12 जा 144 लिख सकते हैं, और ये जाएगा क्या भाई साहब, ये आ गया कितना 0.280/12 12 12 2 जा 24 12 भाई साहब 0.12 2 जा 24 40 12 3 जा 36, ऐसे ही आता रहेगा भाई साहब, तो ठीक है 0.023 नेवर एंडिंग डेसिमल हो जाएगा ये, ठीक है। ओके अभी ये 0.023 है और यहाँ पे क्या है 0.024 है, तो दिस विल बी 0.023 अपॉन 0.024 इंटू 100%, सॉरी 0.224 है ना, 0.023 अपॉन 0.224 इंटू 100%, ठीक है। इसका जरा वैल्यू निकालिए फटाफट 23 अपॉन 22, हाँ अरे करो ना, क्या बड़ी बात हो जाएगी, 23 अपॉन 224
इंटू 100, डॉट डॉट कैंसिल, मतलब यही और क्या है। तो 2300 अपॉन 224 कितना आ रहा है बोलो, दट 2300 अपॉन 224 कितना आ रहा है, अरे चलिए देख लेते हैं इसको। 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो 0.126 ग्राम ऑफ वाटर विल कंटेन हाउ मच, 2 इंटू 0.1, ठीक है, ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 2 इंटू 0 तो 0.224 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंटेन्स हाउ मच, दिस ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे देखो, 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड विल कंटेन, आप सीधे सीधा परसेंटेज लिख दो, परसेंटेज विल बी हाउ मच, 2 इंटू 0.126 अपॉन 18 इंटू 100, ठीक है। सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, 6.25, हमारा क्या लिखा था भाई साहब वहाँ पे 6.25%, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स कम टू दिस, आपका भाई साहब यहाँ पे क्या है, नाउ 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स हाउ मच, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। सो आपका ऑब्वियसली यहाँ पे 0.28 ग्राम कितना कंटेन करेगा, 12 इंटू 0.280 अपॉन 44, ठीक है। ओके, सो 0.244 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कितना, 12 इंटू 0.280 ग्राम ऑफ कार्बन, तो आपका परसेंटेज कितना हो जाएगा, 100 विल कंटेन 12 इंटू 0 अपॉन 40 इंटू 100%, सो दिस विल बी 34.10% ऑफ कार्बन, ठीक है। ओके ओके ओके, अभी हम यहाँ पे नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, नाइट्रोजन। सो ड्यूमास मेथड से देखो, अगर किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन है, मतलब आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ आपका भाई साहब नाइट्रोजन भी है, ठीक है। अगर हम इसको कॉपर ऑक्साइड से ट्रीट करते हैं, ठीक है, दिस इज बेसिकली ए कंपाउंड विच कंटेन्स नाइट्रोजन, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स अमाउंट ऑफ CO2 बनेगा, Y/2 H2O बनेगा, जैसा आपका उधर बन रहा था वैसा ही, XCO2 प्लस Y/2 H2O CXHY के साथ, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं, ये कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। नाउ और क्या बनेगा भाई साहब आपका यहाँ पे Z/2 ऑफ N2, भाई बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, 2 और 2 कैंसिल होंगे तो कितना बचेगा Z, तो Z एटम्स ऑफ N विल बैलेंस विद Z एटम्स ऑफ N दिस साइड, ठीक है। ओके, अभी हम बात करते हैं भाई साहब, तो देखो यहाँ पे, ठीक है, CXHYNZ प्लस, इसको हमको नहीं मालूम है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड मालूम है, XCO2 Y/2 H2O एंड Z/2 N2, ये तो होना ही होना है, ठीक है। अभी हम फटाफट से यहाँ पे देखो कितना ऑक्सीजन है आपका, कितना ऑक्सीजन है, चलिए हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया बोलो, 2x ऑक्सीजन इधर हो गया, ठीक है, प्लस Y/2 ऑक्सीजन इधर हो गया, भाई ये 2x ऑक्सीजन हो गया, ये कितना हो गया भाई साहब, Y/2 ऑक्सीजन हो गया, और इधर, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे 2x/Y/2, ये ऑक्सीजन इधर है, सेम ऑक्सीजन भाई साहब इधर होगा। यहाँ पे देखो O2 फॉर्मेट में नहीं है, टोटल ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, 2x और ये Y/2 H2O, टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया, 2x प्लस Y/2। यहाँ पे भी देखो ऑक्सीजन O2 फॉर्मेट में नहीं है, अगर O2 फॉर्मेट में होता तो उसका हाफ हो गया होता, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बराबर इतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लगेगा। अभी हम देख रहे हैं कि भाई साहब ये कॉपर का क्या करें, कॉपर यहाँ पे कितना है, 2x प्लस Y/2, तो इधर कितना होगा भाई साहब, 2x प्लस Y/2 कॉपर ऑक्साइड, क्लियर है, ठीक है। तो आपका देख लो भाई साहब, यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं, ये हो गया आपका CXHYNZ, ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ड्यूमास मेथड में आप इसको ट्रीट करा रहे हैं किसके साथ, कॉपर ऑक्साइड के साथ। सो व्हाट विल यू गेट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ सिंस इट हैज गॉट x atoms of carbon, how many atoms of carbon dioxide here will be adjusted, XCO2, ठीक है। Since it has got y atoms of hydrogen, how many atoms of water, अगर हाइड्रोजन H2O है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Y/2 H2O, ठीक है, ठीक है। और क्या बनेगा भाई साहब, आपका N भी रिलीज होगा, तो दिस विल बी Z/2 N2, ठीक है, Z/2 N2। और क्या होगा भाई साहब, कॉपर रिलीज होगा, ठीक है, कॉपर रिलीज होगा। मतलब क्या है, कुछ नहीं है, मतलब ये कि पिछली बार में आपको ऑक्सीजन डायरेक्टली आप यूज कर पा रहे थे बिकॉज इट वाज अ फ्यूल, अ हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे भी आप ऑक्सीजन को यूज कर रहे हो, लेकिन ऑक्सीजन प्रोवाइडर आपका कौन है, कॉपर ऑक्साइड है, दैट्स द ओनली डिफरेंस, ठीक है। नाउ लेट्स क्विकली कैलकुलेट, अगर आपका भाई साहब ऑक्सीजन को हम देखते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन को, O2 नहीं, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2x प्लस यहाँ पे देखो Y/2 इंटू O, तो ये हो गया Y/2। तो मतलब यहाँ पे हमारा 2x प्लस Y/2 तो झक मार के होगा,
क्योंकि इतना ऑक्सीजन तुमको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब O2 आएगा ही और यहाँ पे Y/2 H2O होगा, इतना ऑक्सीजन तो होना ही होना है। तो ये तो हो गया। अभी हम बैलेंस करेंगे भाई साहब गरीब कॉपर को। तो गरीब कॉपर भाई साहब क्या होगा, जितना उसको मिलेगा भाई उतना ही यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 2x + Y/2 Cu। क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। तो आपको इसको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ड्यूमास मेथड में, ठीक है, ड्यूमास मेथड में हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, व्हाट आर वी डूइंग, वी आर ट्रीटिंग CxHyNZ के कंपाउंड को हम किसके साथ ट्रीट करा रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड के साथ। प्रोडक्ट्स हमारे क्या क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, नाइट्रोजन एंड कॉपर, ठीक है। दीज विल बी द 4 प्रोडक्ट्स दैट वी विल गेट, ठीक है। क्यों नहीं रहेगा बोलो? नहीं नहीं बता क्यों नहीं रहेगा। अरे यहाँ पे देखना NZ है, कितने एटम्स है Z के, कितने, इधर 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 चाचू, कितने एटम्स हैं? चश्मा भेज देना भाई साहब। Z एटम्स हैं, ठीक है। इधर अगर मैं लिख रहा हूँ N2, देखो Z/2, ठीक है, इंटू N2 लिख रहा हूँ, 2 कैंसिल, कितना बचा Zn। तो उधर भी N के कितने एटम्स, Z एटम्स, इधर भी N के कितने एटम्स, Z एटम्स। क्लियर? और कोनो सवालम नहीं? एनी अदर क्वेश्चंस पीपल? नो, ओके, ठीक है। क्लियर है क्लियर है क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ये भाई साहब लंबा चौड़ा मेथड है, ठीक है। दिस इज हाउ बेसिकली इट इज फॉर्म। तो यहाँ पे देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसको ऑब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पे नाइट्रोजन कलेक्ट होगा। तो आप अलग से देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहेगा यहाँ पे, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ है ना, यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसको भाई साहब खींच लेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज व्हाट, इट इज एन ऑब्जॉर्बर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ है भाई साहब? पहले एक्सपेरिमेंट के पहले आप इसका वेट ले लो और एक्सपेरिमेंट के बाद आप इसका वेट ले लो। तो एक्सपेरिमेंट के बाद जो आपको वेट मिलता है वो क्यों मिल रहा है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ओके। नाइट्रोजन भाई साहब कहाँ से मिल जाएगा, नाइट्रोजन यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से आप उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। और बाकी भाई साहब कार्बन आपका कॉपर ऑक्साइड तो इधर बचेगा ही, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड ये चाहिए, ओके। कैलकुलेशन, ओके। चलिए भाई साहब, लेट द मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड बी m ग्राम। आपको यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑब्वियसली परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एज वेल। सो दीज आर द 3 कंपोनेंट्स दैट बेसिकली यू हैव टू कैलकुलेट। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड कितना है, लेट्स से वॉल्यूम दिखा आपको वहां पे, V1 मिलीलीटर नाइट्रोजन आपका कलेक्ट हुआ है। रूम टेम्परेचर आपका कितना है भाई साहब, रूम टेम्परेचर होता है T1 केल्विन, ठीक है, केल्विन में, ओके। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका लेट्स से PMM है। देखो भाई साहब, गैस जब भी आएगा अपने साथ दहेज में वो प्रेशर और वॉल्यूम को लेकर आएगा, ठीक है। गैस कभी भी इकलौता नहीं आएगा, ठीक है। गैस जैसे भी आप फिजिक्स में पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो, द मोमेंट यू आर टॉकिंग अबाउट गैस, इट विल ऑलवेज हैव अ कंपोनेंट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम टू इट। यू कैन नॉट से द मास ऑफ अ गैस इज दिस मच। अभी समझो, जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ ये भाई साहब एक रूम है और मैं बोल रहा हूँ कि इसमें भाई साहब 10 kg एयर है, ठीक है। क्या ये पॉसिबल है कि इससे छोटे रूम में भी 10 kg एयर रहे? है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। वैसे आप कंप्रेस कर दीजिए, गैस कंप्रेसिबल होता है। और क्या ये पॉसिबल है कि इससे बड़े रूम में भी 10 kg एयर ही रहे? बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। सो इसीलिए आपका गैस जो होता है वो हमेशा 3 एस्पेक्ट से डिफाइंड होता है, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। प्रेशर का ज़्यादा इंफ्लुएंस आपको लिक्विड और सॉलिड्स में नहीं दिखता है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर प्रीटी मच इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। क्लियर है, ओके। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने मान लिया भाई साहब PMM, रूम टेम्परेचर, क्योंकि आप यहाँ पे वॉल्यूम से डील कर रहे हैं। तो एक्वस टेंशन इज F मिलीमीटर। एक्वस टेंशन मतलब ये क्या होता है, एक्वस टेंशन। प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन भाई साहब कितना हो जाएगा, देखो ये जो कलेक्ट हो रहा है ना, ठीक है, आपका जो, देखो अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना कोई गैस है, समझ लो ये आपका कोई गैस है, ठीक है, ये आपका कोई गैस है। नाइट्रोजन भाई साहब वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन ये वाटर में एक प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है, इट विल क्रिएट अ प्रेशर ऑन, ठीक है, ओके। तो प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन मतलब कैसा होता है, हर गैस थोड़ी मात्रा में वाटर के साथ थोड़ा मात्रा में डिसॉल्व होगा, ठीक है, थोड़ा, पूरा नहीं, ठीक है। तो अभी ये क्या करेगा भाई साहब, आपने जो नाइट्रोजन कलेक्ट किया है इसका आप प्रेशर ले रहे हो,
ठीक है, ये जो नाइट्रोजन आपने कलेक्ट किया है इसका प्रेशर ले रहे हो, लेकिन इसमें से थोड़ा बहुत नाइट्रोजन तो भाई साहब कहाँ चला गया है, इस लिक्विड में गया हुआ है ना, तो आपका प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन, दैट इज एफ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो एक्वस टेंशन के फैक्टर को आपको माइनस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द एग्जैक्ट प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। अगर आपको सवाल में दिया हुआ है दिस इज द एग्जैक्ट प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन तो डायरेक्टली उसको यूज करेंगे। अगर आपको सवाल में दिया हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है और एक्वस टेंशन ये है, तो आप भाई साहब इसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से एक्वस टेंशन को माइनस करेंगे। ठीक है, अगर आपको सवाल में दिया हुआ है प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इतना है तो इसी फैक्टर को यूज कर लीजिए। अगर आपको दिया हुआ है सवाल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है और एक्वस टेंशन ये है, तो प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, P माइनस एफ। क्लियर है, क्लियर? ठीक है, तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ भाई साहब किसकी बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज कलेक्टेड एज अ गैस। ठीक है, ये आपका सिर्फ इकलौता फैक्टर है जो इस ड्यूमास मेथड में एज अ गैस कलेक्ट हो रहा है। तो हमको इसका मास निकालना है। ठीक है, क्योंकि मास निकालने के लिए, क्योंकि आपको भाई साहब ये पूरा वॉल्यूम में मिला है, सो वी विल हैव टू बेसिकली कॉन्फिगर इट टू मास। ठीक है, ओके, तो कैलकुलेशन भाई साहब, लेट P नॉट, V नॉट एंड T नॉट बी द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली ऑफ ड्राई नाइट्रोजन एट STP। STP क्या होता है भाई साहब, स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ प्रेशर क्या होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ प्रेशर। टेम्परेचर भाई साहब क्या होता है, 273.15 केल्विन। ठीक है, ये होता है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो उसमें इसका वॉल्यूम भाई साहब V नॉट है। जब आपने प्रेशर को कितना रखा है 760 और टेम्परेचर को कितना रखा है 273, देन द वॉल्यूम इज V नॉट। ठीक है, बी द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली ऑफ द ड्राई नाइट्रोजन गैस एट STP। STP मतलब STP को हम NTP भी लिख सकते हैं, बोथ मीन द सेम थिंग, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर और नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ओके ओके ओके, देन बाबा इतना देन ही आया सिर्फ P नॉट V नॉट बाई T नॉट, ये आपका चार्ल्स लॉ है बेसिकली। ठीक है, इज इक्वल टू P1 V1 बाई T1। ठीक है, ओके, देखो दो लॉज होते हैं आपके गैस के। ठीक है, अभी यहाँ पे आप उतने विस्तार से तो नहीं पढ़ना है, लेकिन इस फॉर्मूले को बेसिकली यूज करना है। ठीक है, दो लॉज है आपका, एक है बॉयल्स लॉ। ठीक है, वन इज बेसिकली बॉयल्स लॉ एंड द अदर वन इज चार्ल्स लॉ। ठीक है, द अदर वन इज चार्ल्स लॉ। इन दोनों को कंबाइन करते हुए, ठीक है, तो चार्ल्स लॉ में बेसिकली क्या है, हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, प्रेशर को कांस्टेंट रखा है और हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर में भाई साहब डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी को स्टैब्लिश की है। बॉयल्स लॉ में हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है और प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर इज, तो PV कांस्टेंट होता है एज पर बॉयल्स लॉ। ठीक है, मतलब बॉयल्स लॉ क्या बोल रहा है, P1 V1 विल बी इक्वल टू P2 V2 विल बी इक्वल टू P3 V3 if टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो मतलब प्रेशर, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज गोइंग टू रिमेन एज कांस्टेंट इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा अभी इसमें डीप में नहीं जाना, बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टडी दिस इन स्टेट्स ऑफ मैटर। आपका एक चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर जिसमें आप इसको विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। फिलहाल इसका सिर्फ एप्लीकेशन देख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका बॉयल्स लॉ। व्हाट डज बॉयल्स लॉ स्टेट, दैट द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर एनी गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज गोइंग टू रिमेन एज कांस्टेंट। अगेन, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर एनी गैस इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट इज गोइंग टू रिमेन एज कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है? तो P1 V1 ले लो, P2 V2 ले लो, P3 V3 ले लो, दिस विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है। चार्ल्स लॉ क्या बोल रहा है भाई साहब, इफ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं V by T इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। ठीक है, इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट देन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इन्हीं दोनों को मिलाकर हम क्या लिखते हैं भाई साहब, P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2 is equal to Pn Vn by Tn। ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब आपका दोनों को कंबाइन करके, दिस इज द कंबाइंड गैस इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है? तो सिंपल तरीके से भाई साहब P नॉट V नॉट बाई T नॉट will be equal to P1 V1 by T1 will be equal to P2 V2 by T2 and so on and so forth। clear? तो P नॉट V नॉट by T नॉट will be equal to P1 V1 by T1
तो वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी नॉट बाई पी नॉट इंटू पी वन बाई टी वन। अभी हम आते हैं भाई साहब गे-लुसैक्स लॉ पे। तो गे-लुसैक्स लॉ क्या बोलता है कि एक मोल किसी गैस का, ठीक है, 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस, आपने स्टोइकियोमेट्री में पढ़ा है इसको, 1 मोल ऑफ एनी गैस at STP occupies how much, 22.4 लीटर्स, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 22400 मिलीलीटर्स, ठीक है। 1 मोल मतलब होता है आपका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट STP, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई साहब 22400 मिलीलीटर। अभी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन आपको मालूम है क्या है, O2 है, और 2 मतलब 2 इंटू 16 दैट इज 32 ग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 32 ग्राम ऑफ O2 एट STP ऑक्यूपाइज कितना भाई साहब 2240 मिलीलीटर। क्लियर भाई साहब। तो 22400 मिलीलीटर ऑफ नाइट्रोजन एट STP weighs how much 28 ग्राम। तो V नॉट मिलीलीटर ऑफ नाइट्रोजन एट STP will weigh how much। भाई साहब देखो इतना नाइट्रोजन 28 कहां से आया, और 28 कहां से आया, नंदनी 28 कहां से आया भाई साहब 22400 मिलीलीटर, दैट इज एज पर गे-लुसैक्स लॉ, ठीक है, ऑफ नाइट्रोजन एट STP weighs तन्वी, ये कहां से आया, कहां से आए 28 ग्राम। नाइट्रोजन का क्या मॉलिक्यूलर मास, ओके, तो N2 होता है भाई साहब, N2 मतलब 2, और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है भाई साहब 14, तो ये आ गया आपका 28, मतलब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन विल हैव अ मास ऑफ 28 ग्राम्स, ठीक है, क्लियर है। तो 22400 मिलीलीटर ऑफ नाइट्रोजन एट STP weighs 28 ग्राम्स। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो पूछिए, यूसुफ की तरह इरिटेट मत कीजिए, लेकिन पूछिए, ठीक है, ओके, ठीक है, नहीं सवाल पूछने का हक सबको है, ठीक है। 22400 मिलीलीटर ऑफ नाइट्रोजन एट, क्योंकि ये चला जाएगा भाई साहब, ये फिर वापस नहीं आएगा, आगे के सवाल में आप फंसने ही वाले हैं, ठीक है। मैं आपको देखो, आपने चार्ल्स लॉ नहीं किया है, बॉयल्स लॉ नहीं किया है, एंड आई अंडरस्टैंड कि ये कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए और होगा भी। फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि कंबाइंड गैस इक्वेशन, बस इतना याद रखो इस सवाल को निपटने के लिए। यू विल बी स्टडिंग दिस एक्सटेंसिवली इन स्टेट्स ऑफ मैटर, और इसका प्रूफ भी आप देखेंगे और भी थियरीज देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यही चीज, एक सिंपल सी चीज यूज करनी है आपको, ठीक है, P2V2/T2। अभी हमको क्या बोला जा रहा है कि भाई साहब जो नाइट्रोजन हमने कलेक्ट किया है उसका STP में प्रेशर, STP मतलब P नॉट, V नॉट एंड T नॉट बी द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन गैस। तो V नॉट की वैल्यू क्या होगी भाई साहब, अगर आपने जो नाइट्रोजन गैस ऑब्टेन किया है उसका प्रेशर है P1, उसका वॉल्यूम है V1 और उसका टेम्परेचर है T1, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे क्या निकालना है, ड्राई नाइट्रोजन गैस की, उसी जो नाइट्रोजन को आपने सैंपल को कलेक्ट किया है उसका भाई साहब ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशंस ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर में कितना होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस इज बेसिकली नॉर्मल कंडीशन ऑफ प्रेशर, नॉर्मल कंडीशन ऑफ वॉल्यूम एंड नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। आपने जो गैस नाइट्रोजन को कलेक्ट किया है उसमें उसका प्रेशर आ रहा है P1, उसका वॉल्यूम आ रहा है भाई साहब V1 और उसका टेम्परेचर आ रहा है भाई साहब T1, ठीक है। तो अभी आपको ये अगर इस कंडीशन में होता तो कितना वॉल्यूम होता, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? पीपल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट हियर, ठीक है। आपका यहाँ पे देखो जो आपने कलेक्ट किया है नाइट्रोजन, द नाइट्रोजन विच हैज बीन कलेक्टेड बाय यू हैज अ प्रेशर ऑफ P1, हैज अ टेम्परेचर ऑफ T1 एंड हैज अ वॉल्यूम ऑफ V1। What you need to find out is अगर यही नाइट्रोजन गैस होता, यही नाइट्रोजन गैस अंडर STP होता, दिस इज नॉट अंडर STP, दिस इज नॉट STP, ये आपको दिया हुआ है इतने प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, इतने प्रेशर और टेम्परेचर में तुमने इतना वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन को लिया हुआ है। तुमको अगर कैलकुलेट करना है कि भाई साहब STP में इसी वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन का कितना होता था, STP मतलब P नॉट मतलब कितना हो जाएगा 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। और भाई साहब T नॉट मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब 273.15 केल्विन। इस प्रेशर और टेम्परेचर पे यही वॉल्यूम कितना होता था, हाउ मच वुड हैव बीन दिस, ठीक है। ये V1 वॉल्यूम जो इस कंडीशंस में है
इस प्रेशर और टेम्परेचर में ये V नॉट होता था, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं भाई साहब, P नॉट V नॉट बाई T नॉट इज इक्वल टू P1 V1 बाई T1। तो इस हिसाब से हम V नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं, P1 V1 बाई T1, ठीक है, इंटू T नॉट बाई P नॉट। भाई साहब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, P1 V1 इंटू T नॉट बाई T1 इंटू P नॉट। क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर। इससे आपका भाई साहब क्या निकल रहा है, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। ये जो वॉल्यूम निकला आपको, अभी आप दूसरे कन्वर्जन में आओगे, दूसरे कन्वर्जन तो आपको तुमको यहाँ पे क्या मिल गया भाई साहब, V नॉट की वैल्यू मिल गई। V नॉट की वैल्यू मिल गई मतलब जो नाइट्रोजन तुमने कलेक्ट किया है उसी नाइट्रोजन को तुमने अगर एसटीपी कंडीशंस में कलेक्ट किया होता तो तुम्हारे पास कितना वॉल्यूम होता था, ये तुमको मिल गया भाई साहब, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, ओके। अभी हम इससे खेलेंगे भाई साहब। अभी हमको मालूम है कि 22400 मिलीलीटर्स ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी दे ऑक्यूपाई हाउ मच, 28 ग्राम्स, ठीक है, 28 ग्राम्स, क्योंकि हमको अल्टीमेटली कहां तक पहुंचना है, मास तक पहुंचना है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इस एक्सपेरिमेंट के फॉर्मेट में हम नाइट्रोजन का मास नहीं निकाल पाए हैं, वॉल्यूम ही निकला है, ठीक है। तो हमको पहुंचना है भाई साहब मास तक, तो 28 ग्राम्स होता है। तो इसका मतलब 1 मिलीलीटर ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी ऑक्यूपाइज, कितना बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे भाई साहब, 22400 ग्राम्स, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब V नॉट मिलीलीटर ऑफ नाइट्रोजन विल ऑक्यूपाई एट एसटीपी 28 इंटू V नॉट बाई 22400 ग्राम्स। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, क्लियर है, ओके। V नॉट वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन विल वे हाउ मच ऑफ पीपल, अरे बोलो ना बोलो भाई साहब, 28 इंटू V नॉट अपॉन 22400 ग्राम्स। क्या आ गया आपका भाई साहब यहाँ पे, मास ऑफ नाइट्रोजन जो आपने कलेक्ट किया है, एंड दिस मास इज एज पर एसटीपी कंडीशंस, ठीक है, दिस मास इज एज पर एसटीपी कंडीशंस, ओके। कैलकुलेशन, m ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन्स कितना मच ऑफ नाइट्रोजन, दिस मच ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो therefore 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड विल कंटेन हाउ मच, 28 इंटू V नॉट इंटू 100 बाई 2240 इंटू m। क्लियरम कि नहीं, क्लियरम, बहुत बढ़िया भाई साहब। बाकी का क्यों नहीं किया, कार्बन तो रह गया, हाइड्रोजन तो रह गया, कहा रे कहा, क्यों बाकी का क्यों नहीं किया, पहले किया है ना, पहले वाला मेथड से आपका आ जाएगा, ठीक है। आपका जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगा, आप क्या कैलकुलेट करोगे भाई साहब, समझ लो आपको कितना मिला। लेट्स से यूसुफ बताएगा अभी हमको, यूसुफ मार्गदर्शन कीजिए, ठीक है। हमको मिला है भाई साहब m ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बताओ भाई साहब कितना कार्बन होगा आपका, m ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है, m ग्राम का ही। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, किस फॉर्मेट में है, CXHYNZ फॉर्मेट में। तुमको मिला है m1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकाला है बेटा, ओके, कितना होगा, और वाओ एकदम साइंटिफिक लैंग्वेज, वाला ग्राम एटॉमिक मास, ओके 44 ग्राम, ओके। हाँ बोलिए भाई साहब, हाँ 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 12, तो 1 ग्राम विल कंटेन हाउ मच, 12 बाई 44 ग्राम्स, ओके। और टू कट हो जाएगा भाई साहब, ये m1 किधर चला गया, हाँ तो m1 भी लिखते, कहाँ लिखेंगे, अरे भाई साहब इधर m1 ग्राम क्या कंटेन करेगा, 12 m1 बाई 44 ग्राम ऑफ कार्बन। ये आ गया कार्बन कंटेंट किस में, m ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या आ जाएगा, 12m बाई 44 इंटू m इंटू हो गया आपका 100%, ठीक है, क्लियर है। इसी तरह से आपका भाई साहब H2O जितना कलेक्ट हुआ है उस पर भी हम इसी तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन का ही अलग किस्सा था, क्योंकि नाइट्रोजन को हम बेसिकली वॉल्यूम में ला रहे हैं, और इस वॉल्यूम को आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा एसटीपी में, क्योंकि आपका गेल-लुसाक्स का जो लॉ है दैट इज 22400 मिलीलीटर ऑक्यूपाइड बाई 1 मोल, ये सिर्फ और सिर्फ एसटीपी पे ही एप्लीकेबल होता है। तो पहले आपको जो वॉल्यूम मिला है, जिस प्रेशर पे मिला है और जिस टेम्परेचर पे मिला है, उसको आप गैस लॉ को यूज करते हुए उसका वॉल्यूम निकालेंगे किस पे, एसटीपी पे, और ये एसटीपी का वॉल्यूम आप इस इक्वेशन को लगाते हुए उसका मास निकालेंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है।
तो आपका भाई साहब इस मेथड में देखिए लंबा चौड़ा मेथड है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्लस हम यहाँ पे क्या से ट्रीट करा रहे हैं इसको, H2SO4 से. So there is an organic compound, we are basically treating it with H2SO4. What is it forming? Ammonium sulfate, NH4 ठीक है. NH4 भाई साहब क्या करेगा, प्लस अगर हम NaOH करते हैं इसमें, ठीक है, सो दिस विल फॉर्म Na2SO4 प्लस 2NH3. आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रही है, ठीक है. देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस H2SO4 ये आपको देगा NH4 ये NH4 पे अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया तो ये बना Na2SO4 प्लस अमोनिया इज लिबरेटेड, ठीक है. अमोनिया इज लिबरेटेड प्लस वाटर इज ऑल्सो लिबरेटेड. अभी इस अमोनिया को भाई साहब आप H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इट विल अगेन गिव NH4 ठीक है. So let the mass of the organic compound taken be m gram, ठीक है. ओके चलिए भाई साहब, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 ऑफ मोलारिटी m, लेट्स से आपका भाई साहब है mv मिलीलीटर. व्हाट इज मोलारिटी? हाय मोलारिटी व्हाट इज मोलारिटी? नंबर ऑफ moles of solvent upon सॉल्वेंट नहीं, mass of solution. नहीं दैट मास है ही नहीं. अरे भाई साहब तुम लोग सब भूल गए हो. मोलारिटी भाई साहब किस में एक्सप्रेस होती है? मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है. सॉल्वेंट नहीं, सोल्यूशन, सॉरी दिस इज सोल्यूशन, ठीक है. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब इसमें आपका सल्यूट भी है. सॉल्यूशन अगर आपने लीटर्स में लिया है तो ठीक है, अगर आप इसको मिलीलीटर्स में लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने इसको मिलीलीटर्स में लिया है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ भाई साहब? 1000 के साथ. दैट इज कॉल्ड द मोलारिटी. और मोलारिटी भाई साहब हमेशा कैपिटल M में लिखी जाती है, ठीक है. तो मतलब क्या हो जाएगा, देखो वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, ये आपको दे देगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है. या हम इसको लिख सकते हैं WS/MS/V. अगर हमने इसको मिलीलीटर्स में लिया है तो ऊपर हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से. ज़्यादा करके आप मिलीलीटर्स में ही इसको लेते हैं तो आपकी मोलारिटी क्या हो जाएगी? मोलारिटी विल बी WS/MS इंटू V इंटू 1000. फटाफट डिकोड कर लीजिए. ये M कैपिटल M इज व्हाट? M कैपिटल M इज मोलारिटी. दिस इज वेट या मास. केमिस्ट्री में मास और वेट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है. सो दिस विल बी मास और वेट ऑफ सल्यूट. दिस विल बी व्हाट पीपल? MS विल बी व्हाट? मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन, ठीक है. सॉरी मास ऑफ अपना मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट. दिस विल बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, ठीक है. मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट और ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. मोलालिटी क्या होती है यूसुफ? मोलालिटी चलिए. दैट सॉल्वेंट कभी आता ही नहीं ऊपर न्यूमेटर में. आप तन्वी जी बताइए. स्टोइकियोमेट्री इतना लंबा चैप्टर था भाई साहब. हाँ नहीं, सॉल्वेंट आएगा ही नहीं न्यूमेटर में. आप बताइए. Number of moles of solute upon mass of solvent. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है. इन अगर हम यहाँ पे इसको ग्राम्स में केजी में ले रहे हैं और अगर हम इसको ग्राम्स में ले रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट को हमने भाई साहब किस में लिया हुआ है? अगर हमने ग्राम्स में लिया इसको तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दिस विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, दैट इज मास ऑफ सल्यूट
अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है यहाँ पे इंटू 1000, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं जो आप पूरा भूल गए हैं भाई साहब। ओके, वॉल्यूम ऑफ H2SO4, ठीक है, ऑफ मोलैरिटी M कितना है भाई साहब आपका, V मिलीलीटर है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ NaOH ऑफ मोलैरिटी M यूज फॉर टाइट्रेशन ऑफ एक्सेस ऑफ H2SO4। टाइट्रेशन प्रोसेस बेसिकली होता क्या है, कभी भी आप किसी एसिड को अगर किसी बेस से रिएक्ट करवा रहे हैं तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्या मस्ती चल रही है उधर, हाँ, this will form salt plus water, so this is known as titration, ठीक है, टाइट्रेशन। यहाँ पे आपका क्या है देखो, वॉल्यूम ऑफ NaOH, तो यहाँ पे आपका बेस है, ठीक है, M यूज फॉर टाइट्रेशन एक्सेस ऑफ H2SO4, ये हो गया आपका V1 मिलीलीटर। तो V1 मिलीलीटर ऑफ NaOH ऑफ मोलैरिटी M, ठीक है, ये हो जाएगा V1/2 मिलीलीटर ऑफ H2SO4 ऑफ मोलैरिटी M। कैसे भाई साहब, हाउ विल दिस बी, देखो आपका कैसा होता है, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, ये आपका मोलैरिटी का इक्वेशन है, ठीक है। ओके, मुझे बताओ यहाँ पे आपने क्या लिया है, V1 मिलीलीटर ऑफ NaOH, V1 मिलीलीटर ऑफ NaOH, इसकी मोलैरिटी आपने कितनी ली हुई है, M ली हुई है, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या बोलेंगे भाई साहब, आप अगर आपको यहाँ पे सेम मोलैरिटी चाहिए, मोलैरिटी इसकी कितनी हो जाएगी बोलो, यहाँ पे आपका मोलैरिटी कितना हो जाएगा, देखो 1/2 हो जाएगा, है ना। मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, H2SO4 है ना भाई साहब, H2SO4 मतलब इसकी मोलैरिटी कितनी, तो आप अगर यहाँ पे मोलैरिटी इसकी M ले रहे हैं तो आपको वॉल्यूम कितना लेना पड़ेगा, इसका V1/2 लेना पड़ेगा, दिस V1/2, क्योंकि आपके यहाँ पे देखो ये डाई बेसिक एसिड है, ठीक है, H2SO4 इज अ डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक एसिड मतलब इसमें 2 रिप्लेसेबल H एटम्स हैं, ये इसका N फैक्टर है, ठीक है, ये इसका N फैक्टर है। तो H2SO4 में भाई साहब, हेलो, हाँ मेरा जी बोलिए ना। अरे वो मेरा पीसी ना थोड़ा मेंटेनेंस में गया हुआ है, अभी पता नहीं उसको कितना दिन लगेगा, कुछ तो उसका माइक्रोसॉफ्ट ही उड़ गया है पूरा, तो हार्ड डिस्क चेंज करना पड़ेगा पूरा। हाँ नहीं, फॉर्मेट नहीं, वो लगता है हार्ड डिस्क ही गया हुआ है उसका, वो एक प्रॉब्लम हो गया। तो अभी हम देखते हैं कितने दिन में होता है, मैंने दिया हुआ है उसको, और बारिश का मौसम भी चल रहा है, वो लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे, वैसा ही हो रहा है, सब कुछ डिले हो रहा है। आई विल गेट इन टच विथ यू, डोंट वरी इफ इट इज़ एक्टिव। हाँ लेकिन मुझे एकदम परमानेंट सोल्यूशन ही चाहिए, मतलब आप मेरे को उधर लगा के दे दो आप, हाँ आपके उसमें ही लगा कर ख़त्म करते हैं ना कहानी एक बार में, रोज़ रोज़ का, हाँ चलेगा, नो इश्यूज़ चलेगा। ओके, सो यहाँ पे एटॉमिक वेट ऑफ हैलोजन अपॉन वेट ऑफ सिल्वर हैलिड इंटू 100 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgX इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो ये क्या हो गया, एटॉमिक वेट ऑफ द हैलोजन इंटू वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100 अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ AgX, ठीक है, इंटू M दैट इज वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, क्लियर है।
0.2 gram of an organic compound gave 0.15 gram of silver chloride in Carajas method for estimation of chlorine. Find out the percentage of chlorine in the compound. ठीक है, एकदम अगर हम भाई साहब पूरे इससे चले तो आपका कितना सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हुआ है, बोलो 0.15 ग्राम कितना फॉर्म हुआ है, AgCl सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर का एटॉमिक मास कितना है भाई साहब 108 और क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है 35.5। ठीक है, सो दिस विल गिव यू हाउ मच 143.5। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बोलो 143.5 ग्राम ऑफ AgCl contains how much, contains 35.5 gram of chlorine, 35.5 gram of chlorine। 143.5 gram of AgCl contains 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। आगे वाला सेंटेंस क्या होगा भाई साहब, 1 ग्राम ऑफ AgCl विल कंटेन हाउ मच 35.5 अपॉन 143.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। और यहाँ पे और कितना है भाई साहब 0.15, तो 0.15 ग्राम विल कंटेन हाउ मच 35.5 इंटू 0.15 अपॉन 143.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। ठीक है, इतना क्लोरीन प्रेजेंट है। कितने ग्राम प्रेजेंट, कितने ग्राम का कंपाउंड है भाई साहब 0.2 ग्राम में भाई साहब इतना ग्राम क्लोरीन प्रेजेंट है। दिस इज बेसिकली द मास ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट इन 0.2 ग्राम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ क्लोरीन कितना हो जाएगा, वेट ऑफ क्लोरीन दैट इज 35.5 इंटू 0.5 अपॉन 143.5 डिवाइडेड बाई 0.2, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.2 इंटू भाई साहब हो गया आपका 100। ठीक है, 35.5 जाएगा क्या इससे 35 इंटू 5 अगर हम करें 5 5 25 3 5 50 नहीं आ रहा भाई साहब 35.5 5 7 35 5 1 5 5 2 10 0 5 7 35 10 5 2 10 5 8 40 ना भाई साहब। ठीक है, 5 2 10 43 बचा, 5 8 40 5 7 35 7 7 7 7 नहीं आ रहा यार, तो कुछ कीजिए जरा इसको, कितना आएगा 71 इंटू 0.5 अपॉन यहाँ पे हो गया भाई साहब 0.2 इंटू 287। इसको भाई साहब हम क्या कर सकते हैं, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 2 2 2 2 2 2 2 भाई साहब ये कैंसिल 5/2 हो गया, तो ये 5/2 मतलब हो गया तुम्हारा कितना 2.5 ना, 2.5 इंटू 100 ये अलग रख लो। सिर्फ 71/287 करो जरा, 71/287 35.5 इंटू 0.15, ठीक है, इंटू 10 143 इंटू 0.2 किसका है भाई साहब, इसका 143.5 भाई साहब पूरे सिल्वर क्लोराइड का। और यहाँ पे कितना है सिल्वर का, देखो 0.15, यहाँ पे है 35.5 इंटू 100 अपॉन दिस, दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच। किसी का भी आंसर सही नहीं है, पता नहीं क्या मल्टीप्लिकेशन कर रहे, 18.56% ऑफ क्लोरीन। क्लियर है? ओके, सल्फर का डिटर्मिनेशन भाई साहब कैसे करते हैं, जैसे समझ लो कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसको हमने किससे ट्रीट कराया, अगेन वी हैव ट्रीटेड इट इन अ करायास ट्यूब विद सिल्वर नाइट्रेट एंड नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सिल्वर सल्फेट बनेगा। ठीक है, सो व्हाट विल बी द फर्नेस पे अगर हम करेंगे, सो लेट द मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन बी m, लेट द मास ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट मतलब समझ लो यहाँ पे अगेन हम किसी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को ट्रीट करा रहे हैं जिसमें हैलोजन है। ये हैलोजन भाई साहब आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या आयोडीन भी हो सकता है। ठीक है, तो लेट से आपका यहाँ पे क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट फॉर्म्ड इज m1 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेरियम सल्फेट कितना है भाई साहब आपका 200
233. So 1 mole of BeSO4 is equal to 233 mole of BeSO4, that will be equal to 32 ग्राम ऑफ सल्फर। देखो बेरियम सल्फेट जो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, बेरियम सल्फेट, इसमें भाई साहब क्या है, 32 ग्राम ऑफ क्या है, सल्फर है। इसका टोटल वेट कितना है, 233 ग्राम, ठीक है। बेरियम का एटॉमिक वेट मुझे याद नहीं आ रहा है, सल्फर का 32 है और इसका ऑक्सीजन का हो जाएगा 4 × 16, दैट इज 64, ठीक है। बाकी का आपका बेरियम का आ जाएगा, देखो यहाँ पे 32 और इसका कर लेते हैं 64, तो आपका 233 माइनस कितना हो गया, 6 + 2 8, 3 + 6, तो 233 माइनस 98, दैट्स गोइंग टू गिव यू हाउ मच, 8 + 5 13, ये हो गया 12, 9 10 11 12, 135। तो 135 हो गया बेरियम का एटॉमिक मास, ठीक है। बेरियम का एटॉमिक मास हो गया 135। So 1 mole of barium sulfate, 233 ग्राम of barium sulfate, it contains 32 ग्राम of sulfur, ठीक है। So 233 ग्राम of barium sulfate contains this much of sulfur, ठीक है। barium sulfate कितना है भाई साहब, M1, तो M1 ग्राम of barium sulfate will contain how much, 32 into M1 upon 233 ग्राम ऑफ सल्फर, ठीक है। इसी को भाई साहब अगर हमको परसेंटेज निकालना है, कितना है ऑर्गेनिक कंपाउंड M, ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा, इतना ही है ना सल्फर, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर विल बी 32 into M1 upon 233 into M into 100%, ठीक है। दिस विल बी द परसेंटेज ऑफ सल्फर, ठीक है। So 32 into M1 into 100 upon 233 into M percentage of sulfur. In the estimation of sulfur by Karayas method, ठीक है, 0.468 ग्राम of an organic sulfur compound, organic sulfur compound मतलब जिसमें सल्फर है, ठीक है, इतना ग्राम में भाई साहब क्या हो रहा है, ठीक है, अफोर्डेड 0.668 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट, ठीक है। फाइंड आउट द परसेंटेज, तो हमको मालूम है भाई साहब बेरियम सल्फेट का कितना है, बेरियम सल्फेट अभी हमने कितना निकाला था, बेरियम का एटॉमिक मास 138, कितना था, 197। तो बेरियम सल्फेट का टोटल एटॉमिक मास कितना है, 233 ना, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे 233 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट कंटेन्स सल्फर कितना, 32 ग्राम्स ऑफ बेरियम सल्फेट, ठीक है। यहाँ पे कितना बन रहा है भाई साहब, 0.668, तो 0.668 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट विल कंटेन हाउ मच, 32 into 0.668 अपॉन 233, ठीक है, 233। क्लियर, अप्रोक्सीमेटली 2 से कट जाएगा ये, ठीक है। देखो 233 इंटू अगर हम 2 करते हैं कितना आएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 2 नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं कटेगा, ठीक है। 233 ये हो गया आपका भाई साहब बेरियम, दिस इज द अमाउंट ऑफ सल्फर, ठीक है। तो अगर आपको इन द एस्टिमेशन ऑफ, तो अभी हम करेंगे भाई साहब देयरफॉर परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ सल्फर विल बी इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ सल्फर, दैट इज 32 into 0.668 upon 233 upon what is the, this is 0.468 into 100%, ठीक है। So that's going to be how much, 32 into 0.668 upon 233 into 0.468 into भाई साहब हो गया आपका 100%, ठीक है। क्लियर दैट्स विल बी 19.6%। फॉस्फोरस मेथड, देखो कंपाउंड प्लस, अगर कंपाउंड है और इसको आपने फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड से, ठीक है, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड से ट्रीट कराया तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है टू फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। ये आपका रहने दो भाई साहब, ये नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका पीपीटी आएगा यहाँ पे। ओके, ये देखो एक इजी मेथड है ऑक्सीजन का कैलकुलेशन, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब आप हीट करते हो, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट, अगर ऑक्सीजन प्लस अदर गैसेस प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, तो ये C+O2 है, ठीक है, C+O2 है, ये आपका क्या दे देगा भाई साहब, 2CO हो जाएगा, ठीक है, C+O2, ओके।
रेड हॉट कोक, अगर कोक को आप बहुत हाई टेम्परेचर्स में हीट करते हो, इट विल गिव यू कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। रेड हॉट कोक बेसिकली गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अगर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस I2O5 है, ये आपका क्या दे रहा है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड। एक और ऑक्सीजन इधर से इधर आ गया और यहाँ पे I2 भी लेफ्ट बिहाइंड। हम यहाँ पे बोलते हैं ना, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ऑक्सीजन कैलकुलेशन, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन द इक्वेशन इज मेड इक्वल टू द अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड यूज इन द इक्वेशन 2। अभी आप देखो यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसा है, ये C+O2, ये हीट हुआ तो क्या बना, 2CO बना। इस CO को हम यूज कर रहे हैं कहाँ पे, विथ आयोडीन पेंटाऑक्साइड के साथ। आयोडीन पेंटाऑक्साइड के साथ ये आपको दे देगा 5CO2 प्लस I2। अभी इसको और इसको मुझे कैंसिल करवाना है, तो इसको क्या करेंगे भाई साहब, ठीक है। सो आपके दो इक्वेशन बेसिकली क्या हो गए, देखो एक इक्वेशन हो गया आपका 2C प्लस O2, दिस गिव्स यू व्हाट, 2CO, और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा बोलो, CO प्लस 2C प्लस O2, ये I2, दैट विल फॉर्म व्हाट, 5CO प्लस I2O5, ठीक है। तो दिस विल फॉर्म CO2, ठीक है, 5CO2 प्लस I2, ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, ओके। सो द अमाउंट ऑफ, सो आपका इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको हम इससे कैंसिल करना है मुझे अगर, तो इसको मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको किससे, 2 से। साइमल्टेनियस इक्वेशन है, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, 10C प्लस 5O2, देखो 2 इंटू 5 कितना हो गया, 10C, 1 इंटू 5 दैट इज 5O2, यहाँ पे कितना था, 2CO था, 2CO मतलब 2 इंटू 5 दैट इज 10CO, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये आ गया। 5CO प्लस I2O5, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा बोलो यहाँ पे, 10CO प्लस, यहाँ पे इसका 2 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो 2I2O5, और वहां पे कितना है बोलो, 5CO2 है, उसका मल्टीप्लिकेशन किससे हो गया, 2 से, तो दैट विल गिव यू 10CO2 प्लस 2I2। इसको भाई साहब अभी कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, 10। तो यहाँ पे अगर कैंसिल आउट करते हैं हम इन दोनों को, ठीक है, तो ये और ये भाई साहब कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बोलो, 10C प्लस 2I2O5, ठीक है। अच्छा, 10C प्लस 2I2O5 प्लस 5O2, ये आपको क्या दे रहा है, 10CO2 प्लस 2I2, है ना भाई साहब। ये 10 और ये 10 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो आपस में कैंसिल, 10C प्लस 2I2O5 प्लस 5O2 इज गिविंग यू 10CO2 प्लस 2I2। तो देखो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अभी इसको क्या हम देखो, 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन produces 10 moles of carbon dioxide. In other words, each mole of oxygen liberated from the compound will produce 2 moles of carbon dioxide. समझ में आ रहा है, 5 मोल ऑक्सीजन आपको क्या दे रहा है, 10 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, तो 1 मोल ऑक्सीजन क्या देगा, 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, ठीक है, इज इट क्लियर पीपल, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब इसको, सो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होता है भाई साहब, 32 ग्राम्स, तो 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास होता है भाई साहब, 88 ग्राम्स, ठीक है। देखो हम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज गिविंग यू व्हाट, 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सो 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इज बेसिकली गिविंग यू व्हाट, 88 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो लेट M1 बी द मास ऑफ ऑर्गेनिक, लेट M बी द, तो यहाँ पे आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, ठीक है, एंड M1 बी द मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सो भाई साहब M1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 32/88 इंटू M1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए भाई साहब, m ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कितना, इतना ऑफ ऑक्सीजन, सो देयरफॉर 100 ग्राम विल कंटेन हाउ मच, 32 इंटू M1 अपॉन M1 इंटू 100 अपॉन 88 इंटू M, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, दिस ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो आप फटाफट से इसको देख लेते हैं भाई साहब, ये वाला जो आपने लास्ट वाला देखा उसमें क्या हो रहा है भाई साहब, हम क्या कर रहे हैं, रेड हॉट कोक है, ठीक है, दिस इज बेसिकली, तेरी क्या हो रहा है ये, ओके। चलो भाई साहब, यहाँ पे हो गया आपका रेड हॉट कोक है, ठीक है, प्लस इसका ऑक्सीजन के साथ, तो ये हो गया 2C प्लस O2, ये आपको क्या दे रहा है भाई साहब, 2CO2, ठीक है, 2CO2। यहाँ पे आपका आयोडीन पेंटाऑक्साइड, इसके साथ आप CO2 को रिएक्ट, सॉरी 2CO होगा ना, 2CO, ठीक है, तो ये हो गया आपका भाई साहब CO2 प्लस I2O5, CO2 प्लस I2O5, ये आपको क्या दे देगा भाई साहब, दिस विल गिव यू हाउ मच,
5CO2 प्लस I2, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, दिस विल बी बेसिकली 5CO, ठीक है। अभी इसको अगर मुझे बैलेंस करना है, इसको मैंने जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन में करते हो भाई साहब, इसके कोफिशिएंट को मतलब यहाँ पे इसके कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट को इक्वल करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, ये 2 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 है तो इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुमको पहला इक्वेशन का क्या नतीजा मिल गया भाई साहब, दिस विल बी 10C प्लस 5O2 गिव्स यू व्हाट भाई साहब 10CO, ठीक है। और इसका कितना आ जाएगा बोलो, 10CO प्लस 2I2O5, दिस गिव्स यू हाउ मच 5I2, ठीक है, ओके। ये CO और ये CO भाई साहब आपका हो गया कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 10C प्लस 5O2 प्लस 2I2O5, ठीक है, दिस गिव्स यू व्हाट 10CO2 प्लस 5I2, ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब, हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि 5 मोल्स ऑफ O2 गिव्स हाउ मच 10 मोल्स ऑफ CO2, है ना भाई साहब। तो इसका मतलब 1 मोल O2 का क्या दे रहा है भाई साहब, 2 मोल्स ऑफ CO2, क्लियर है, ओके। 1 मोल O2 का भाई साहब मास कितना है, 1 मोल O2 का मास कितना है भाई साहब, 2 × 16 दैट इज 32 ग्राम्स, और 1 मोल CO2 का मास कितना है, दैट इज 44 ग्राम्स, ठीक है। तो 32 ग्राम्स ऑफ O2 is giving what 88 grams of CO2, ठीक है। तो अब 32 ग्राम ऑफ O2 32 grams of O2 is giving what 88 grams of कार्बन डाइऑक्साइड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है भाई साहब, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो अभी आप इसको उल्टा कर दो भाई साहब, आपका क्या है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के हिसाब से आपको ऑक्सीजन को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो भाई साहब, 88 ग्राम ऑफ CO2 gives how much is produced from 32 ग्राम ऑफ oxygen. So therefore 1 gram of CO2 is produced from 32 by 88 gram of समझ लो अगर M1 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस हुआ है तो ये क्या हो जाएगा 32 by 88 into M1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इतना ऑक्सीजन कार्बन कंपाउंड में प्रेजेंट है तो उसका परसेंटेज क्या हो जाएगा 32 M1 अपॉन 88 अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना है M, इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब 100 से, ठीक है। सो दिस विल बी 32 M1, ठीक है, अपॉन 88 into M, this multiplied by 100, this will be the percentage of oxygen in the compound. Are we clear on this one people? समझ में आ रहा है ये, बहुत बढ़िया। आज के लिए इतना ही काफी है। Thank you so much for your most valuable and precious time.